अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था, यानी ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रुक गई है। ईरान और इसराइल दोनों ने इत्तफाक किया है कि जंग को रोक दिया जाए और जितनी तबाही हो चुकी है उस पर इत्तफाक किया जाए। इसराइल ने ईरान पर यह जंग मुसल्लत की थी और इसमें नुकसानात का अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। अब तक इस जंग के दौरान इसराइल के 30 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि 600 से 800 शहरी शदीद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब ईरान के अंदर शहीद होने वालों की तादाद 300 से भी ज़ायद है और ज़ख्मियों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ईरान में ख़ास तौर पर उनकी जो अस्करी लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया, पासदारान की क़यादत को निशाना बनाया गया, फ़ौजी सरबराहान को निशाना बनाया गया और एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। इसराइल और अमेरिका का मकसद था रिजीम चेंज। रिजीम चेंज के मकसद के तहत ये जंग हुई थी। बहाना था यूरेनियम अफसूदगी, और यूरेनियम अफसूदगी तो अपनी जगह शायद ख़त्म कर दी गई, लेकिन जो रजीम चेंज का मंसूबा ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने बनाया था उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुंह की खाकर आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, जिसे ईरान ने कबूल कर दिया। ये जंग आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। अगरचे ये जंग बंदी हो गई, लेकिन कशीदगी में खात्मे का अभी इम्कान ना होने के बराबर है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी तो हो गई, लेकिन इसके जो इख्तिताम है वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हुआ। 3 रोज़ कबल अमेरिका ने ईरान पर B-2 तैयारों से हमला किया। यूरेनियम जहां अफसूदगी हो रही थी, 3 मकामात फर्दो, इस्फहान और नतंज पर उन तैयारों ने हमले किए, उनको शदीद नुकसान पहुंचाया। यह अमेरिका का दावा, वेरस ईरान का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका के हमले से पहले उस इलाके से जो यूरेनियम अफजूदा करने का जो मटेरियल था उसको रिमूव कर दिया गया था। इसकी वजह से सिर्फ उस इमारत को नुकसान हुआ, जो नुकसान अमेरिका पहुंचाना चाह रहा था वो नहीं हो सका। इसके अलावा अब ये जब खाना जंगी बंद हो चुकी है तो अब इसका जायजा लेने की जरूरत है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई थी और ये जंग का इख्तिताम क्यों हुआ और इतना अब्रप्ट तरीके से जंग खत्म क्यों हुई। असल में अमेरिका और इसराइल, ख़ास तौर पर इसराइल का अमेरिका पर दबाव था कि ईरान जो उसके लिए मुस्तकिल ख़तरा है उसको भी लगे हाथों उससे में निपट लिया जाए। बाकी जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक तो एक एक करके उनको उनकी सॉवरेनिटी को तबाह कर दिया गया है, उन पर हमले करके उनको कमज़ोर कर दिया गया है। तो ईरान एक ऐसा मुल्क बचा है जो कि इसराइल को मुस्तकिल थ्रेट करता रहता है और उसकी वजह से इसराइल को ख़तरात का सामना रहता है। तो इसराइल की अमेरिका पर यह दबाव था कि ईरान पर एक फैसला कुन हमला करके ईरान को या तो तबाह कर दिया जाए या फिर कम अज़ कम यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत ले आई जाए, रिजीम चेंज कर दिया जाए कि जो यहाँ पर इनकलाब के बाद जो हुकूमत कायम हुई थी उसका खात्मा कर दिया जाए। इस मकसद के तहत ये जंग शुरू हुई। इस मकसद के जो जंग शुरू हुई तो इसमें ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका ने जिन शख्सियात को निशाना बनाया वो उस रजीम से रिलेटेड थी, यानी कि उनके पासदारान की लीडरशिप, उनकी आर्मी की लीडरशिप, उनके जो इनकलाब से मुतालिका लोग थे उस लीडरशिप को निशाना बनाया गया। एक एक करके चुन के उनको शहीद किया गया। अगले दिन जो उनकी जगह क़यादत संभालता था उनको भी शहीद कर दिया था। फिर उसके बाद जो क़यादत संभालते थे उनको भी शहीद किया गया। इसके अलावा यूरेनियम अफसूदगी का बहाना बनाया गया। बहाना तो यूरेनियम अफसूदगी था, असल में टारगेट इनकलाब था, लेकिन चूंकि यूरेनियम अफसूदगी की बात की गई थी तो इसलिए एटमी साइंसदानों को भी चुन चुन के शहीद कर दिया गया। पहले दिन ही 6 साइंसदानों को शहीद किया गया, उसके बाद जिन लोगों ने उनकी जगह ली उनको भी बाद में शहीद कर दिया गया। इसके बाद जब ये जंग रुकने में नहीं आई, इसराइल और ईरान के दरमियान ये जंग जारी थी, उसके नताइज उनको अंदाजा हो गया इसराइल को कि अगर ये तवील जंग जारी रहती है तो उसमें जो मतलूबा नताइज जो इसराइल हासिल करना चाह रहा है वो हासिल नहीं होंगे, क्योंकि रजीम चेंज करने के लिए मिसाइल या एयर स्ट्राइक्स काफ़ी नहीं है। ईरान उन एयर स्ट्राइक्स को सहने की ताकत रखता है, उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो उसका मुकाबला भी कर सकता है, उसको जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा जो मिसाइल अगर इसराइल वहाँ फेंकेगा तो ईरान भी उसके जवाब में इसराइल फेंकेगा, क्योंकि ईरान जिस तरह का मुल्क है और उसकी दुश्मनी जिन मुल्कों के साथ है तो उसने अपना सारा फोकस ही मिसाइल टेक्नोलॉजी पर किया है। क्योंकि सैंक्शंस की वजह से दुनिया के दूसरे ममालिक उसको असला नहीं दे रहे थे। उसके पास जो तैयारे भी हैं वो भी बहुत पुराने हैं, यानी कि अक्सर तैयारे ऐसे हैं जो इनकलाब से पहले के 1979 से पहले के, उनको उन्होंने अपने तौर पर अपग्रेड कर लिया होगा, लेकिन वो किसी दूसरी तरक्की याफ्ता एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए
जितनी भी एफर्ट्स थी ईरान के जानिब से, जितनी भी तैयारी थी, वो मिसाइल्स की सूरत में थी। तो इसलिए मिसाइल्स की और उस टेक्नोलॉजी की ईरान के पास कमी नहीं है। तो इसराइल ने भी इब्तदाई दिनों में ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर वो ईरान के ऊपर मिसाइल फेंकेगा तो उसके जवाब में भी मिसाइल आएंगे और आयरन डोम पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। आयरन डोम के बारे में आपको बता दें कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल ने अपने मुल्क के अंदर लगा रखा है वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। ईरान को भी इस बात का अंदाजा था कि वो इसराइल पर जितने मिसाइल फेंकेगा तो इसराइल का हर रोज नुकसान होगा। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन उस एयर डिफेंस सिस्टम को फुली ऑपरेशन रखने के लिए जंग के दिनों में इसराइल के एक्सपेंसेस 280 मिलियन डॉलर्स थे। यानी कि अगर आप अंदाजा लगाएंगे 280 मिलियन डॉलर अगर आप खर्च कर रहे हैं रोजाना जंग के दिनों में एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन रखने के लिए, और 13 दिन आपने जंग किया है, तो आपके तकरीबन 3.5 अरब डॉलर खर्च हो गए। 3.5 अरब डॉलर का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 खरब रुपए खर्च हो गए इसराइल के सिर्फ इस 13 दिन की जंग में एयर डिफेंस सिस्टम को फुली ऑपरेशन रखने के लिए। ये एक शोबा है, अभी एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले और वो उसके अलावा एक्सपेंसेस है। जंग बहुत महंगा शौक है। 10 खरब रुपए पाकिस्तानी सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन रखने के लिए उसके इसराइल के खर्च हुए। दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान के बजट से इसका मुवाजना करें तो पाकिस्तान का टोटल जो बजट है वो अगर आप उससे देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का 17 खरब रुपए का। तो ईरान के खिलाफ जो इसराइल हमले कर रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, और अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती और ईरान मिसाइल अटैक्स इसराइल पर करता रहता तो रजीम चेंज तो होना नहीं था। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर जो इसराइल बुरी तरह एक्सपोज हो रहा था, वहाँ पर इमारतों को नुकसान हो रहा था, वहाँ के दफातरों को नुकसान हो रहा था, वहाँ शहरी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। इसके अलावा वहाँ पर कारोबार बंद हो गए थे, उनके कोई स्कूल्स नहीं खुल रहे थे, दफातर नहीं खुल रहे थे, जो उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई थी, जो उनके यहाँ दफातर थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अब बुरी तरह मुतासर हो गई थी, और इसराइल के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो इस जंग को जारी रखता, क्योंकि इससे पहले जो 1948 में, जो 1967 में इसराइल ने जंग लड़ी थी वो सिर्फ चंद दिन जारी रही थी, और उन दिनों के अंदर उसने जो रिजल्ट हासिल करना था वो हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार दुश्मन बहुत दूर था, यानी कि ईरान उससे बहुत दूर था, तो वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि अगर जो मौजूदा सूरत हाल में अगर आपको ईरान में रजीम चेंज करना है तो आपको वहाँ ज़मीनी अफवाज उतारनी पड़ेंगी। अब ज़मीनी अफवाज के बारे में अब जो अमरीका का एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा रहा है। यानी उसने शुमाली कोरिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, मुख्तलिफ ममालिक में जो अपनी अफवाज उतारी तो उसको कहीं भी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उन्होंने सिस्टम को जाके तबाह तो कर दिया, वहाँ पर वो अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी, अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया, रजीम चेंज हो गया, लेकिन उसको जो नताइज, मतलूबा नताइज पूरी तौर पर हासिल नहीं हो सके। और ईरान के अंदर फौज उतारने का मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि वहाँ पर पूरे का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, और इनकलाब की सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं जो एक गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि पासदारान इनकलाब की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है जो इनकलाब के कस्टोडियन है। फिर इसके अलावा वहाँ पर रज़ाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो फ़ौज के पैरेलल भी मौजूद होते हैं। तो अमेरिकन अगर अपनी फ़ौज वहाँ, इसराइल के लिए तो मुमकिन नहीं था कि वो अपनी फ़ौज वहाँ उतारता, अमेरिकन उसके बिहाफ पे उतारते, तो वो उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इसका बोझ बर्दाश्त करते। तो इसलिए गनीमत जानी कि इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान का किरदार एपरेंटली इसके अंदर बहुत अहम है। हमारे पास अभी कोई मुसद्दिका इतलात नहीं कि पाकिस्तान ने इसके अंदर क्या किरदार अदा किया, लेकिन अगर हम डॉट्स मिलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बहुत स्ट्रेटेजिक रब्ता है और इनके दरमियान बात होती है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह कतर से, तुर्की से, सऊदी अरब से रब्ता किया, और उसके बाद ईरान ने भी अपने गुफ्तगू के अंदर ये बताया कि हमें किसी एक दोस्त मुल्क ने बताया कि ईरान, अमरीकी तैयारे जो हैं वो ईरान के जो एटमी तनसीबात और उस पर हमला करने वाले हैं, तो हमने उस दोस्त मुल्क के कहने पर
अपने एटमी तंसीबात को पहले ही खाली कर लिया था, यानी कि उनके पास ये इतलात मौजूद थी कि अमेरिका हमला करने जा रहा है। तो अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने कतर पर हमला किया और कतर के बाद हमले के बाद फौरी तौर पर अमेरिका ने कह दिया कि ले जी अब जंग खत्म हो गई, जो ईरान ने हमला करना था वो भी हो गया, हमने जो हमला करना था हमने भी जो ईरान की एटमी तंसीबात तबाह कर दी। तो इस तरह से जंग अचानक एब्रप्टली खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि ये जंग, हथियारों की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब बयानियों की जंग शुरू हो गई। हर तीनों कुव्वतें यानी कि अमेरिका, इसराइल और ईरान, तीनों अपने अपने तौर पर यह बताएंगे अपनी कौम को, दुनिया को, कि उन्होंने यह जंग जीती है। और तीनों का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त होगा, क्योंकि अगर ईरान का मौक़िफ़ देखा जाए तो ईरान के खिलाफ इसराइल जिस मंसूबे के तहत आया था कि उसने वहाँ पर तबाह करना है उस मुल्क को, वहाँ रजीम चेंज करना है और वहाँ पर मकासद पूरी तरह हासिल करने हैं, तो ना तो वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सका और ना ही वो रजीम चेंज कर सका, बल्कि इवन रजीम चेंज के लिए वो इनिशिएट भी नहीं कर सका, लोगों की हमदर्दी भी हासिल नहीं कर सका। अगरचे उन्होंने वहाँ की जो पासदारान की और आर्मी की और साइंसदानों की जो सीनियर लीडरशिप थी उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो इसराइल के मकासद थे वो पूरी नहीं हो सके और उन्हें बहुत शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। बेतहाशा एक्सपेंसेस हुए, यानी मैंने जिस तरह बताया कि 10 खरब रुपए सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन रखने के लिए 13 दिन में इसराइल को खर्च करने पड़ गए। दूसरी जानिब इसराइल अपने अवाम को यही बताएगा कि उसने तो ईरान को के एटमी जो रिएक्टर्स हैं उनको तबाह कर दिया, वो जो यूरेनियम अफजूदा कर रहा था, वो एटमी हथियार बना रहा था और वो इसराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था। उनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, उनके पासदारान की लीडरशिप, उनकी तो कमर तोड़ के रख दी है। तो ये बयानिया इसराइल के अंदर सेल किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका जो है वो इसराइल को भी खुश करना चाहेगा, वो दुनिया को भी खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का आज बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का सामने आया ट्वीट की, जिसमें उन्होंने सारा क्रेडिट लिया कि देखें मैंने जंग रुकवा दी, जंग बंदी हो गई। जिस तरह मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग बंदी की थी तो इस तरह मैंने भी जंग बंदी की। हालांकि ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमरीका ने इसमें सारी सूरत हाल को डाइवर्ट किया, पहले अपनी जानिब इसराइल को उसमें से निकाला, हमले किए B-2 तैयारों से 3 रिएक्टर्स पर, वहाँ पर हमले हुए। उन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। पहले ईरान को भी दोस्त मुल्क की जानिब से मुत्तला कर दिया गया कि आपके एटमी रिएक्टर्स पर हमला होने वाला है, और दूसरी जानिब ट्रंप ने भी जैसे बताया कि ईरान ने भी हमलों से पहले बता दिया था, तो वो भी जो अड्डे थे वो खाली कर लिए गए थे। तो एक तीनों मुल्कों के लिए ये जो जंग का खात्मा हुआ, ये विन विन सिचुएशन हो गई। हर एक के पास एक नैरेटिव है कि वो अपने मुल्क के अवाम को बता सकता है, वो दुनिया को बता सकता है कि जिन मकासद के लिए ये जंग शुरू हुई थी वो उन्होंने मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरान के पास ये मकासद बताने के लिए बहुत है कि जिन मकासद के लिए इसराइल और अमेरिका ने उस पर हमला किया था वो मकासद हासिल नहीं हो सके। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका के पास दुनिया को बताने के लिए है कि वो जो एटमी रिएक्टर्स थे इसराइल के अंदर, ईरान के अंदर, उनको तबाह कर दिया गया। अब वो दोबारा एटमी हथियार नहीं बना सकते। तो इसलिए ये जंग जो पूरे खित्ते के लिए, पूरे दुनिया के लिए, एक आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज बन गई थी, आखिरकार इख्तिताम को पहुंची है। दुनिया ने सुकून का सांस लिया है। आज दुनिया में अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट दुनिया भर की है, उन्होंने एक्सेल करना शुरू कर दिया। इवन पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसने सिर्फ एक दिन के अंदर 5000 पॉइंट्स जो है ग्रो किया। एक ऐसा, जब अगर कोई स्टॉक मार्केट अनयूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत बुरा परफॉर्म करती है, तो आपको ट्रेडिंग रोकनी पड़ जाती है। उसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अगर आप सर्किट ब्रेकर को हिट कर लें ऊपर या नीचे तो ट्रेडिंग आपको रोकनी पड़ती है। तो जब 5000 पॉइंट्स जब ग्रो किया पाकिस्तान की जो कराची जो स्टॉक मार्केट ने, तो ट्रेडिंग रोक दी गई थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो रुक जाए। तो ये बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई थी उनमें भी एक ही दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, जिसके बाद जो पहले ख़तरात थे कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता की इस जंग की वजह से तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान के अंदर ये शायद 300 या 350 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच जाए, तो वो ख़तरा भी टल गया और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में लोगों को अच्छी खबरें मिलें कि तेल की कीमतें और कम हो गई है। तो इसराइल, ईरान, अमेरिका इस जंग के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।